तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DKG हिस्ट्री प्रेप पर। और मैं पढ़ा रहा हूँ मुग़ल काल। तो मुग़ल वंश में हम जो है अपनी जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है उसमें मैंने जो है कल 3 वीडियो तक जो है 75 क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से और कम समय में जो है अधिक से अधिक क्वेश्चंस को जो है कवर किया जा सके। तो आइए पढ़ते हैं हम सब साथ मिलकर। तो क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, इनमें से किस शासक के अधीन तूतीनामा को चित्रित किया गया? तो तूतीनामा को चित्रित किया किसके? अकबर के काल में। ठीक है, अब ये तूतीनामा क्या है क्या नहीं इसके बारे में आप फिर से पढ़ लीजिए और आप जानते ही बहुत अच्छे से होंगे। और देख लीजिए क्वेश्चन लेटेस्ट ही है, DSSB PGT में पूछा गया था। प्राचीन कला और संस्कृतियों को संरक्षण देने वाले मुगल बादशाह अकबर की अग्रणी भूमिकाएं रही। उसके समय का प्रसिद्ध चित्र तूतीनामा है। क्या था? ये चित्र था जिसमें तोते का प्रेमालाप यानी कि प्रेम की जो वार्तालाप है इस ग्रंथ का विषय है। इसमें 103 चित्र हैं। सन 1330 ईस्वी के आसपास तूतीनामा की कथा ईरान में काफ़ी प्रचलित थी और उसी को मुगलिया रूप तूतीनामा है। इसके चित्र हमजा नामा वाले चित्रों के समान ही है। अब देखिए स्टेटमेंट थोड़ा अच्छा है तो इसके बारे में आप देख लीजिए कि इसके चित्र जो हैं कैसे हैं, हमजा नामा के चित्रों के जैसे ही हैं। ठीक है ना। चक्रदार जामा प्रकृति एवं वास्तु का अंकन हमजा नामा से काफ़ी सामान्य यानी कि साम्य रखता है, यानी समानता रखता है। यहाँ केवल पक्षियों के अंकन में पूर्ण उन्मुक्तता है वह भारतीय परंपरा के नज़दीक है। तो यहाँ से बाकी पढ़ लीजिए। जैसे कुछ चित्रों पर बशावन दशवंत, ठीक है ना, ये अकबर के काल के चित्रकार थे तो वही है। बशावन दसवंत इकबाल आदि कलाकारों का नाम भी अंकित है। वर्तमान में चित्रित प्रति क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट क्लीवलैंड और चेस्टर वेट्टी लाइब्रेरी। बाकी ये सब कोई काम का नहीं, यहाँ से पढ़िए। जहांगीर के समय भारत पहुंचने वाले अंग्रेज यात्री या प्रतिनिधि एवं उनकी तिथि जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं कि ये विलियम हॉकिंग 1608 में आया, तो ये हमारा बिल्कुल जो सही है। सर टॉमस रू 1615 में जहांगीर के काल में आए, ये भी सही है। एडवर्ड टेरी 1617 में, ये भी सही है। ये यहाँ पर ऑप्शन जो है ये दिया है कि पाल कैनिंग, ये भाई साहब जो हैं ये 1615 में ना आकर के ये कब आए थे? ये जो है वो 1610 में ना आकर के 1615 में आए। तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाल कैनिंग के बारे में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया भी इनका टाइम पीरियड भी कौन सा कब कब आया। तो यहाँ देखिए 1653 में किस मुगल शहजादे को कंधार विजय का दायित्व सौंपा गया था? तो कौन सा मुगल शहजादा था जिसको जो है कंधार विजय का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई? तो कंधार विजय के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन था? दारा शिकोह। ठीक है ना, कौन था? दारा शिकोह। तो 1653 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को कंधार विजय का दायित्व सौंपा, लेकिन यह अभियान सफल नहीं हो पाया था, जिसके चलते कंधार शाहजहां के मुगल आधिपत्य से क्या हो गया? बाहर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम इधर बढ़ते हैं आगे। यहाँ दारा शिकोह को सजा देने के सवाल पर किसने उसकी प्राण रक्षा की प्रार्थना की? तो किसने उसकी प्राण रक्षा की प्रार्थना की? ये कौन थे? दानिश खां। ठीक है, कौन थे? दानिश खां। यहाँ देखिए कौन लेखक लिख रहा है इस समय? बर्नियर लिखता है। बर्नियर लिखता है कि हर जगह दारा शिकोह के दुर्भाग्य पर लोग रोते और कलपते दिखाई पड़ते थे। उसी शाम को औरंगजेब ने दादा के भाग्य निर्णय के लिए अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किया। बर्नियर के आश्रयदाता दानिशमंद खां ने उसकी प्राण रक्षा की, पर शाइस्ता खां, अमीन खां, बहादुर खां, रोशन आरा ने धर्म और राज्य की भलाई के लिए उसकी मौत की सजा की मांग रखी। 81 महाराणा जयसिंह के साथ औरंगजेब द्वारा की गई संधि की शर्तों में निम्न में से कौन सी शर्त नहीं थी? तो हमें ये बताना है कि कौन सी शर्त नहीं थी। तो देखते हैं यहाँ संधि के परिणाम स्वरूप मंडल और बदनौर जजिया के बदले मुगलों को सौंप दी जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मुगल सरकार की फौजों का मेवाड़ में रहना सुनिश्चित हुआ। तो मुगल सरकार की फौज मेवाड़ में क्यों रहेगी भाई? तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए राणा को उनके वतन की भूमि लौटा दी जाएगी। ठीक है, जयसिंह को 5000 मनसब दिया जाना सुनिश्चित हुआ। ये भी ऑप्शन ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए बीकानेर के राजा श्याम सिंह की मध्यस्थता के फलस्वरूप 14 जून
1681 को मेवाड़ तथा मुगल साम्राज्य के बीच उदयपुर की संधि संपन्न हुई। कौन सी संधि थी? उदयपुर। इस संधि के अनुसार जजिया से छूट पाने के लिए राणा ने मंडलपुर तथा बदनौर के परगने मुगलों को प्रदान किए, किंतु 3 वर्ष पश्चात ये परगने राणा को वापस मिल गए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हम। औरंगजेब के काल की निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार रखना है, ठीक है ना। तो हम रखते हैं भाई, कालक्रम के अनुसार दिखा देते हैं कि औरंगजेब के काल की जो घटनाएं उनके लिए। तो यहाँ देखते हैं हम पहले गोकुल के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1669 में। कब? 1669, ये 1669 में हुआ था। और ये गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में। कब? 1675 में हुई थी, ठीक है ना। और शहजादा अकबर का विद्रोह हुआ था ये 1681 में। कब? 1681 में। और ये जाटों के राजा राम के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह ये हुआ था 1685 में। तो इस हिसाब से ये जो है तीनों जो है क्रम बाई क्रम है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? ए, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए? ए, क्योंकि इसमें क्या है ना, सारे ऑप्शंस जो है वन क्रम बाई क्रम है, ठीक है। 1669, फिर 1675, 1681, 1685। राजा राम के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह 1685 में। यहाँ देखते हैं हम उत्तर मुगल कालीन निम्नलिखित सम्राटों को कालक्रम के अनुसार हमको रखना है। तो इनको रख के देखते हैं, ठीक है। देखते हैं रख के। हाँ, ये दे रहा है जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, रंगीला। तो यहाँ सबसे पहले जो है आप लोग इसमें जो है बहादुर बनिए जहाँ भी रहिए। तो पहले कौन आएंगे? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ये कब से 1707 से 1712 तक। तो इनका टाइम पीरियड था 1707 से 1712 तक, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और जहांदार शाह, इनके बाद जहांदार शाह यानी कि 1712 से लेकर के ये 13 तक, यानी कि कुल 1 साल। और उसके बाद आ जाइए फर्रुखसियर रहे थे 13 से 19। तो फर्रुखसियर 1713 से लेकर के 1719 तक रहे। और मोहम्मद शाह रंगीला ये 1948 तक, ठीक है ना। यानी कि 1719, 17192, अब कब तक रहे ये? 48 तक। तो ये देख लीजिए इसका मोहम्मद शाह रंगीला का इन सब में टाइम पीरियड भी काफ़ी अधिक रहा है। और ये इन सब में जो है लास्ट में, तो सबसे पहले कौन आएंगे? बहादुर शाह, और उसके बाद जहांदार शाह, और उसके बाद कौन आएंगे हमारे? फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला। तो इस पर आप कोई भी लाइन भी बना सकते हैं। मैं तो ये जैसे इसके अनुसार बनाना हो तो बना लीजिए, बहादुर बनिए जहाँ भी रहिए, और फ़क्र कीजिए चाहे रंगीला रहिए। तो ऐसे करके आप चाहें तो अपना, जैसे आप लोग चाहें वैसे अपना याद कर लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 84 की ओर बढ़ते हैं। यह कह रहे हैं कि शाहजहाँ की जो दक्षिण नीति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो दक्षिण की नीति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, उनकी हम चलो पहचान करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि 1633 ईस्वी में अहमदनगर राज्य को पूर्णतः समाप्त कर मुगल साम्राज्य में ला लिया गया। तो ये तो ठीक है। और यहाँ दे रहा है 1636 में गोलकुंडा एवं बीजापुर ने शाहजहाँ से संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली। तो यहाँ पूछ रहा है कि इसने अधीनता स्वीकार की कि नहीं की। तो ये ऑप्शन भी सही है कि भाई गोलकुंडा और बीजापुर के जो ने क्या किया, शाहजहाँ से संधि करके जो उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। और यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ कि शाहजहाँ ने औरंगजेब को दक्षिण की प्रथम एवं द्वितीय सूबेदारी क्रमशः 1636 और 1652, यानी कि प्रथम जो सूबेदारी थी यहाँ की दक्षिणी 36 में, दूसरी 52 में सौंपी। तो ये ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट है। यहाँ डी दिया है बीजापुर एवं गोलकुंडा के अस्तित्व को 1656 ईस्वी में शाहजहाँ द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि 85 नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहाँ के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को कब और किसने निकाला था। मतलब कब निकाला और किसने निकाला, ठीक है ना। तो कब और किसने निकाला, तो इसका पुर्तगालियों में शाइस्ता खां द्वारा नहीं, ठीक है। ये भी नहीं निकाले, कौन निकाले थे? 1632 में कासिम खां के द्वारा इनको जो है निकाल दिया गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 86 पर। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के संबंध में निम्न कथनों में कौन से असत्य हैं? तो कौन सा असत्य है ये बताना है हमको। तो पढ़ते हैं। जैनुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को काबिल में हुआ। नहीं, ये तो मैं कल ही बताया था कि बाबर का जन्म जो है वो फरगना में हुआ था, ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शन गलत है। काबुल की जगह यहाँ पर क्या आएगा? फरगना। कल भी अपने पिछली वीडियो में बनाया था। तो यहाँ फरगना है, इस वजह से ये गलत है। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं इसमें लगभग ऑलमोस्ट सही होना चाहिए। जो पहला गलत हो गया। तो बाबर ने 11 वर्ष की अल्प आयु में फरगना का राज्य भार ग्रहण कर लिया। तो ठीक है। बाबर ने अपने जीवन काल में 3 बार समरकंद जीता और तीनों बार उसके हाथ से निकल गया। बाबर ने उजबेकों से तुलगमा का प्रयोग सीखा। भाई तोप वाला। तो आगे बढ़ते हम। 1560 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रमशः था। तो 1560 के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान कौन सा था? मालवा का पहला था, असीगढ़ का उसका लास्ट था। ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। अकबर के शासनकाल। अकबर के शासनकाल की निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो क्या कालक्रम है? तो सबसे पहले इसने क्या किया था, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया था? जजिया की समाप्ति कब की थी? 1564 में इसने जजिया समाप्त कर दिया। फिर इबादत खाना 1575 में, ठीक है ना। इबादत खाने का निर्माण 1575 में करवाया। और तौहीद इलाही या दीन इलाही की जो घोषणा है इसने कब की थी? दीन इलाही की घोषणा ये 1582 में है। ठीक है। ये कब है? 1582 में किया था इसने। और मजहर की जो घोषणा है वो इसने 1579 में किया था। कब किया था? 1579। अब इसके अनुसार मैच कर लीजिए। 1564 तो यानी कि बी आएगा पहले। और 1564 के बाद सबसे इसके नियर बाई कौन है? 1575 यानी कि बी के बाद डी। बी डी ए सी। तो बी डी ए सी जिसमें हो वो देख लीजिए। तो यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है, बी डी ए सी। ठीक है। तो हम और आते हैं आगे। यहाँ दे रहा है कि रायसीन की विजय, यह हमको सुमेलित करना है। ठीक है ना। क्या करना है? हमको मैच करना है इसमें कि इसमें कौन सा ऑप्शन कौन सी संधि या जो है कौन सी डेट को है। तो सुमेलित करते हैं। पहले रायसीना विजय। तो रायसीना विजय के बारे में देखते हैं। ठीक है। ये रायसीना विजय हमारी 1543 में। तो रायसीन की जो विजय है वो कब है? 1543 1543 में ही है। फिर चुनार का पतन जो हुआ था वो 1538 में हो गया था। चौसा की लड़ाई ये तो सभी जानते हैं 1539 में। तो चौसा की लड़ाई और बचा सुमेल का युद्ध, तो ये कब हुआ था? 1544 में। तो इस तरह से ये हमने मैच द फॉलोइंग सीख लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ आते हैं। उजड़ा हुआ शहर जिसमें सड़कों पर लाशों के ढेर पड़े थे का नाम बदलकर हुमायूं ने जन्नताबाद रखा और वहाँ लगभग 8 माह तक राग रंग में डूबा उत्सव मनाता रहा। ये शहर कौन सा था? तो ये कौन सा शहर था? गौड़ शहर था। ठीक है ना। कौन सा शहर था? गौड़ शहर था ये। ठीक है ना। इस गौड़ के बारे में पढ़ लीजिए आगे। गौड़ राज्य बंगाल की राजधानी लक्ष्मणावती या लखनौती है, जो बंगाल के मालदा जिले में स्थित एक पुराना नगर है जिसका हुमायूं ने उजड़ा हुआ शहर जिसमें सड़कों पर लाशों के ढेर पड़े थे नाम बदलकर जन्नताबाद रखा। तथा डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार हुमायूं ने 8 महीने बंगाल में ऐसो आराम किया, दिल्ली, आगरा या बनारस तक से संपर्क नहीं रखा। तो यहाँ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हिमू के आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल गवर्नर था? तो हिमू के समय कौन था मुगल गवर्नर? ये था तारदी बेग खां। तो तारदी बेग खां थे। यहाँ पढ़ लीजिए। हिमू के आक्रमण के समय मुगल गवर्नर तारदी बेग था। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने दिल्ली पर अधिकार करने का उद्देश्य से आक्रमण किया जिसका सामना मुगल गवर्नर तारदी बेग ने किया, किंतु युद्ध के में तारदी बेग पराजित हो गया और दिल्ली छोड़कर पंजाब भाग गया। हेमू ने दिल्ली पर अधिकार करने के साथ ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है। तो कौन सी उपाधि धारण की हेमू ने? विक्रमादित्य की उपाधि। तो याद रखना। ठीक है ना। 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में के दौरान हेमू की आंख में तीर लग जाने से वह हाथी के हौद से नीचे गिर गया जिससे उसकी विजय पराजय में बदल गई। उसे पकड़कर अकबर के सामने लाया गया जहां अकबर ने उसे मृत्युदंड दे दिया।
निम्नलिखित में से किस शासक ने भू राजस्व एकत्रित करने हेतु राई पद्धति लागू की? तो राई किसने की थी? शेरशाह। ठीक है ना, इसी को जो है अकबर ने ही फॉलो किया। भू राजस्व एकत्रित करने की राई पद्धति अथवा फसल दरों की सूची का प्रयोग शेरशाह सूरी ने लागू किया। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था मुख्यतः रैयतवाड़ी थी। कैसी थी? रैयतवाड़ी। रैयत मतलब किसान, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क किया जाता था। भूमि की माप के लिए उसने गजे सिकंदरी का प्रयोग किया। किसने? शेरशाह ने, जिसका मापन बीघा में किया गया। इसके समय लगान नगद अथवा अनाज दोनों रूप में लिया जाता था, परंतु नगद को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 93 निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1592 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे? तो किसके समय पर थे? निजामुद्दीन अहमद के समय। तो यहाँ पढ़ लीजिए बाकी यहाँ सब लोग। निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? मतलब सुधरी हुई मुद्रा पद्धति किसके समय? यानी कि शेरशाह। यहाँ पर रुपया, तो शेरशाह ने मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किया, उसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। शेरशाह ने सोने का सिक्का अशरफ, ये याद कर देना, ठीक है ना, ये अशरफ था। सोने का सिक्का अशरफ, चांदी का क्या हुआ करता था? रुपया, और तांबे का दाम नामक सिक्का जारी किया। ठीक है, तांबे का क्या हुआ था? ये दाम होता था। अशरफ क्या? सोने का, रुपया क्या? चांदी का, और दाम क्या हुआ करता था? ये होता था तांबे का। तो ये रेशियो दिया है तांबे का, रुपये और तांबे के दाम का जो एक्सचेंज रेशियो है 164 था। तो यहाँ दिया है कि किस शासक ने रुपया या रुपया की अवधारणा की पेश की? तो अभी तो पढ़ के आ रहे हैं हम, किसने की थी? शेरशाह ने। तो ये याद रखते रहना। निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच चौसा का युद्ध हुआ था? तो अभी हमने चौसा का युद्ध पढ़ा था, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, ठीक है ना। तो ये 1539 में हुआ था। किस मुगल राजकुमार ने गढ़वाल के राजा के दरबार में शरण ली? तो गढ़वाल के जो राजा थे उनके शरण में जो है कौन गया था? कौन सा मुगल राजकुमार था? तो यहाँ पर जो है कौन था? सुलेमान शिकोह। कौन थे? सुलेमान शिकोह। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते। सुलेमान शिकोह दादा शिकोह का क्या था? बड़ा बेटा था। शाहजहाँ द्वारा इसे पोटे मियाँ को क्या दिया? पोटे मियाँ नाम दिया गया। 1658 को सामूगढ़ के युद्ध में दादा शिकोह के पराजित होने के पश्चात 1659 में सुलेमान ने गढ़वाल के श्रीनगर में शरण ली। इसका वर्णन मुंतखब उल लुबाब में किया गया। उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? पृथ्वी शाह था। ठीक है, तो इतना आप रख लीजिए नॉलेज। यहाँ देखिए, शाहजहाँ की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ हुई थी? इसकी बुरहानपुर में, ठीक है ना। तो मुमताज महल शाहजहाँ की सबसे प्रिय पत्नी थी। ठीक है, उसका बचपन का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। इसका जन्म 1594 में हुआ था। इनके पिता का नाम आशफ खां था। 1612 ईस्वी में शाहजहाँ से इनका विवाह हुआ। मुमताज की मृत्यु 14वीं प्रसव पीड़ा के समय बुरहानपुर में 1631 में हो गया। मुमताज की अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए उसकी याद में शाहजहाँ ने क्या किया? आगरा में वर्ल्ड फेमस जो है ताजमहल का निर्माण करवाया। मुगल शाही घराने की निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से जमीन दी? तो किसने दी? हमीदा बानो बेगम ने, ठीक है ना। जो कौन थी? अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से जमीन दी। अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लीजिए। अपने शासनकाल के अंतिम दौर में अकबर ने दक्कन के 3 प्रांतों को अपने साम्राज्य में जोड़ दिया था। इनमें से कौन सा वो 3 में से जो है एक नहीं है? तो कौन नहीं है? बीदर नहीं है, ठीक है ना। कौन कौन से 3 थे? ये नहीं है। बाकी कौन कौन से 3 थे? तो ये पढ़ लीजिए, खानदेश, बरार और अहमदनगर का दुर्ग। तो ये तीनों जो है इसके दक्षिण विजय में तीनों प्रांत थे। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? तो कौन आया था? जॉन बैप्टिस्ट टैबर नियर, ये आया था 6 बार भारत में। पढ़ ली। फ्रांसीसी यात्री कहाँ का था? फ्रांस का। बैप्टिस्ट टर्बियर यानी कि टर्बियर ने 1638 से 1663 ईस्वी के बीच 6 बार भारत की यात्रा की। पेशे से जौहरी तथा मुगल शासक शाहजहाँ के काल में भारत आया। किसके काल में आया? शाहजहाँ के। इसने औरंगजेब एवं शाहजहाँ के शासनकाल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। मकबरे की स्थापत्य कला में चारबाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम किसके मकबरे में
प्रयोग मिलता है, तो किसके मिलता है? चारबाग का, हुमायूं में, ठीक है ना। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुगल वास्तुकला के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो हमको ये देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। तो हम पहले देखते हैं कि सही कौन कौन से हैं। मुगल वास्तु में हिंदू एवं मुस्लिम शैलियों के मिश्रण की प्रक्रिया अपनी पूर्णता पर पहुंची। ठीक, वास्तु के क्षेत्र में बाबर व हुमायूं का योगदान नगण्य प्राय है। वास्तुकला के क्षेत्र में पूछ रहा है, तो बाबर और हुमायूं के समय इतना ज़्यादा वास्तुकला का निर्माण नहीं हो पाया था, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा वास्तुकला किसके? शाहजहाँ के काल में हुए, ताजमहल, किला वगैरह ये सब बने। तो यहाँ शेरशाह द्वारा निर्मित भवन दिल्ली के सुल्तानों के समय में विकसित हुई शैली और परवर्ती मुगल शैली के मध्य की कड़ी है। तो ये ऑप्शन भी क्या है? ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हुमायूं के मकबरे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता। तो ये ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। यहाँ देखिए, मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म के नील का उत्पादन कहाँ होता था? तो श्रेष्ठ काल की जो मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी की जो नील ही उसका प्रोडक्शन कहाँ हो जाता था? बयाना, सरखेज और सीहान। तो ये कहाँ है? ये भी देख लीजिए। मुगल काल में नील उत्पादन क्षेत्र बयाना राजस्थान, सरखेज गुजरात और सीहान थे। शेरशाह के समय तीन प्रकार की बटाई व्यवस्था थी। तो ये तो हम लोग कल से पढ़ते चले आए, पढ़ लीजिए। खेत की बटाई, लंक बटाई और रास बटाई, ठीक है। तो यहाँ पर शेरशाह ने भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। शेरशाह की भूराजस्व व्यवस्था मुख्यतः रैयतवाड़ी थी। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा: अच्छी, मध्यम और खराब। शेरशाह के समय में 3 प्रकार की बटाई व्यवस्था प्रचलित थी: पहले खेत की बटाई, फिर लंक बटाई, फिर रास बटाई। शेरशाह की राजस्व व्यवस्था आगे चलकर अकबर के राजस्व व्यवस्था का आधार बन गई। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। अब हमको जो है यहाँ इन घटनाओं के बारे में जो है देखना है। तो पहले देखते हैं, यहाँ देखते हैं भाई। तो पहले हम पढ़ते हैं कि ये ददरा दे रहा है। ददरा का युद्ध जो है कब हुआ था? ये हुआ था 1532 में, ठीक है ना, ददरा का युद्ध। फिर चौसा का युद्ध तो पता ही है, 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। और कन्नौज का युद्ध, तो ये कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। कब हुआ था? 1540 में हुआ था, ठीक है। और बचा शेरशाह की मालवा विजय। तो शेरशाह की मालवा विजय जो है वो 1542 में हुई थी। तो इस बेस पे हम इनको मिला लेते हैं। सबसे पहले सबसे कम कौन है? ए, यानी कि 1 नंबर। पहले ददराह का युद्ध हुआ था 1532 में। उसके बाद क्या हुआ था? ये 3, यानी कि 1, 3 और 2, 4। 1, 3, 2, 4 किस में है? 1, 3, 2, 4। तो 1, 3, 2, 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये सही है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए, शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो शेरशाह के बारे में देखना है कौन सा कथन हमको सही है। यहाँ लिखा है कि उसके किसी भी सिक्के पर टकसाल का नाम अंकित नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है शेरशाह के बारे में। शेरशाह के अच्छा मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन गलत है कि उसके किसी भी सिक्के पर टकसाल का नाम अंकित नहीं है। तो टकसाल का नाम तो अंकित है। तो शेरशाह के सिक्कों पर बादशाह का नाम अंकित नहीं है, गलत। शेरशाह ने 165, 175, 185 ग्रेन के सोने के सिक्के जारी किए, गलत। अब यहाँ देखना, शेरशाह ने कुछ सिक्कों पर पहले 4 खलीफाओं के नाम अंकित किए हैं। तो ये ऑप्शन जो है ठीक है। यहाँ देखते हैं, शेरशाह सूरी के काल में सिक्के ढालने की 23 टकसालें थी। कितनी टकसालें थी? 23। इसके द्वारा जारी सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित होता था। तो यहाँ देखिए जितना ऑप्शन है उनके बारे में सारा क्लियरिफिकेशन है। जारी सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित होता था। शेरशाह के सिक्कों पर बादशाह शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। शेरशाह द्वारा जारी सोने के सिक्के अशरफ कहे जाते थे। अभी तो पढ़ के हम अशरफ वगैरह, ठीक है ना। अशरफ, रुपया और दाम। तो हमने पढ़ा था कि जो रुपया होता था वो चांदी का, दाम हुआ था वो तांबे का। तो यहाँ लिखा है कि उसके कुछ मुद्राओं पर सुल्तान के नाम के अतिरिक्त इस्लाम के प्रथम 4 खलीफा के नाम भी अंकित है, ठीक है, ऑप्शन है। मुगल साम्राज्य में विलय के समय बीजापुर का शासक कौन था? तो बीजापुर का शासक कौन था उस समय? तो ये था सुल्तान सिकंदर, ठीक है। यहाँ बढ़ते मुगल राजत्व के तुर्क मंगोल सिद्धांत का प्रतिपादक था, यानी कि मुगल राजत्व के तुर्क मंगोल सिद्धांत का प्रतिपादक था, कौन था? आरपी त्रिपाठी। ये राजस्थान 2016 में पूछा गया। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। और जो है
हमें दिखाना है कि कालक्रम चिन्ह के इनको मैच करना है, ठीक है ना। तो यहाँ मैच करना है हमारे लिए, तो मैच करके दिखाते हैं। तो यहाँ देखा था मुगलों के साथ शिवाजी की पहली मुठभेड़, तो ये पहली मुठभेड़ हुई थी इनकी 1657 में, ठीक है ना। कब? 1657 में इनकी पहली मुठभेड़ हुई। फिर शिवाजी का कर्नाटक अभियान 1677 में, कर्नाटक अभियान 1677 में हुआ था। और 1663 में जो है शाइस्ता खान पर रात्रि में धावा, ये कब की घटना है? 1663 की घटना है। और नंबर 4, अफजल खान की हत्या शिवाजी ने कब कर दी थी? 1659 में, ठीक है ना। तो इस बेस पे हम मिलाते हैं, सबसे कम न्यूनतम संख्या कौन सी है हमारी? 1657, यानी कि 1 और उसके बाद ये 4, यानी कि 1 4। तो 1 4 इसमें ही है, सी में, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ हम आगे आते हैं, आगे बढ़ते हुए पढ़ते द ग्रेट फर्म थियरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का लेखक कौन है? तो ये कौन है? किरण लियोनार्ड। तो किरण लियोनार्ड की है द ग्रेट फर्म थियरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ये देख लीजिए, अच्छा है बुक। आत्म यानी कि अल्तमगा जागीर व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो किसने की थी? जहांगीर ने। कौन सी? अल्तमगा जागीर व्यवस्था जहांगीर ने। कब शुरू की? वो आप देख लेना। किसके शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत का नियम लागू किया गया? ठीक है ना, किसका नियम? मशरूत। तो किसके काल में? ये भी औरंगजेब। तो मनसब फारसी शब्द है जिसका अर्थ है पद। इसके दो भाग थे, जात एवं सवार। जात का तात्पर्य व्यक्तिगत पद से हुआ करता था, और जबकि सवार का तात्पर्य घुड़सवारों की संख्या से था। मनसबदार शब्द पदाधिकारी के लिए प्रयोग होता था। इस व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। इस व्यवस्था की शुरुआत 1575, यानी मनसबदारी व्यवस्था किसने? अकबर ने लागू की? 1575 में, ठीक है।